नमस्कार दर्शक मित्रों, संस्कृति संवर्धन संस्थानम की ओर से मैं वैद्य मेहुल कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे ही हमने पिछली बार वीडियो में देखा था आयुर्वेद का परिचय और हमने आयुर्वेद के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ली थी। तो आयुर्वेद के जो मूलभूत ग्रंथ है जिसके ऊपर आयुर्वेद टीका है और जो आयुर्वेद पहले लिपिबद्ध हुआ, तो वो कौन कौन से ग्रंथ थे और उसका क्या महत्व है, उसकी हम प्राथमिक जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। जैसे आयुर्वेद के परिचय में हमने आयुर्वेद के बारे में जाना था, तो आज आयुर्वेद के जो प्रमाणभूत और प्राचीन ग्रंथ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आयुर्वेद में वृद्धत्रयी माने कि वृद्ध लोगों सबसे प्राचीन 3 ग्रंथ कहे जाते हैं। उसमें से चरक संहिता नाम का ग्रंथ सबसे पहला ग्रंथ है। महर्षि चरक जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पहला चिकित्सा ग्रंथ है विश्व का। जब कहीं पे भी चिकित्सा ग्रंथस्थ नहीं थी, माने ग्रंथ में कहीं पे भी विश्व में कोई चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ नहीं लिखा गया था, तब सब प्रथम ये ग्रंथ भारत में महर्षि चरक मुनि ने ये ग्रंथ लिखा, जो कि ये एक सबसे बड़ी गौरवपूर्ण बाबत है भारत के लिए। विश्व को जो कुछ देने वाले हमने जो कुछ भी दिया है उसमें से अध्यात्म तो दिया ही है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा शास्त्र दिया है जैसे पूरे विश्व को आज भी मार्गदर्शन यह आयुर्वेद दे सकता है। कितने डिसीज ऐसे हैं जो आज भी क्यूरेबल नहीं है और चिकित्सा पद्धति से, तो वो आयुर्वेद से वो भी क्यूरेबल है और उसकी जानकारी, बहुत सी जानकारी ये चरक संहिता में दी हुई है। उसका रचना काल लगभग आज से 3000 साल पहले का है, माने 3000 साल पहले ये ग्रंथ की रचना महर्षि चरक ने की है। और ये ग्रंथ में केवल चिकित्सा का ही क्रम नहीं है, लेकिन चिकित्सा में उपयोग होने वाली लगभग 2000 वनस्पतियों का सूक्ष्म विवरण किया गया है और उसका गहरा विवरण और सूक्ष्मता से उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। तो चरक संहिता के बारे में तो इतनी माहिती मैंने दी है, और भी चरक संहिता के बारे में बताने जैसा है, लेकिन आज प्राथमिक तौर पर मैं केवल चरक संहिता का इतना ही विवरण पर्याप्त मानता हूं। और दूसरा ग्रंथ जो आयुर्वेद का प्रमाणभूत है वृद्धत्रयी में दूसरा ग्रंथ, पहला तो हो गया चरक संहिता और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत मुनि, महर्षि सुश्रुत, जो फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, जिसने सबसे पहले सर्जरी का विज्ञान विश्व को दिया। और आज भी जितनी भी सर्जरी होती है उसमें से 80% सर्जरी सुश्रुत संहिता के आधार पर होती है। और सबसे पहले सर्जरी की बात सुश्रुत मुनि ने की और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो भी प्रायः बिफोर क्राइस्ट लगभग 3000 साल पहले उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की, जिसमें विविध प्रकार की सर्जरी का उन्होंने विवरण एकदम साइंटिफिक तौर पर वैज्ञानिक ढंग से किया है। हमको आश्चर्य होगा कि सर्जरी तो एलोपैथी में ही है और एलोपैथी ने ही उनको निकाला है या तो उनकी शोध की है, डिस्कवर किया है उनको, लेकिन ये सरासर हमारा भ्रम है। क्योंकि आज से 3000 साल पहले का जो ग्रंथ है महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और इतनी कितने प्रकार की सर्जरी, जैसे हम अभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जो सर्जरी करवाते हैं बोन की, हड्डियों की, तो वो सभी सर्जरी का वर्णन और उसके सर्जरी में आने वाले प्रायः 101 प्रकार के सर्जरी के साधनों का उसमें निर्देशन दिया है। सुश्रुत मुनि ने ये बड़ी गहराई की बात इसमें लिखी है। और भी सुश्रुत संहिता के बारे में विवरण ज्यादा है। और सर्जरी, केवल सर्जरी ही नहीं, सर्जरी के बाद लेने योग्य औषधियों का भी विवरण है, जैसे कि सर्जरी के बाद जो होने वाले इन्फेक्शन से वो न लगे और सर्जरी के बाद वो ज्यादा उसको रिलीफ हो और ज्यादा उनको जो एक घाव है या तो फिर जिसके बारे में जो सर्जरी की है वो एकदम सर्जरी का घाव है वो मिट जाए
और उसका कोई वो चिन्ह या निशान न रहे तो उसकी भी कुछ कुछ औषधियाँ उन्होंने बताई है। और सर्जरी के बाद होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, आफ्टर सर्जरी के जो प्रॉब्लम है वो न हो, इसलिए भी उन्होंने बहुत सारी औषधियों का और बहुत सारे प्रिकॉशंस का, जिसको हम चेतावनी बोलते हैं, उसका विवरण किया है। और सर्जरी के पहले, प्राक सर्जरी जिसको बोलते हैं, क्या खाना चाहिए, सर्जरी के दौरान क्या खाना चाहिए और सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए, उसका भी विवरण उनमें सुश्रुत संहिता में दिया है। और मुझे खुशी होगी ये बताते हुए कि ये सर्जरी की परंपरा बाद में जो राजवैद्य जीवक जी थे बुद्ध के काल में, 2500 के साल के पहले, 2500 साल पहले, उन्होंने भी कपाल भेद नामक सर्जरी करके बहुत बौद्ध मुनियों को ठीक किया था। तो ये तो केवल ये इतिहास में, पुराण में या तो इसमें नहीं है, बौद्ध ग्रंथों में भी आप राजवैद्य जीवक ने जो किया था सर्जरी, और उसमें ब्रेन सर्जरी करके उन्होंने कपाल भेदन क्रिया करके बहुत बौद्ध मुनियों को बचाया था। तो वो भी बौद्ध ग्रंथों में भी वो ग्रंथस्थ हुआ है। तो वो सर्जरी भी राजवैद्य जीवक जो करते थे उसमें भी महर्षि सुश्रुत से ली हुई थी। और सबसे पहला वो मान सर्जरी का महर्षि सुश्रुत को जाता है। उन्होंने बहुत बड़ी मानव जात की सेवा की है। जैसे नहीं तो कोई कोई रोग ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी अनिवार्य हो जाती है, तो वो सर्जरी क्या प्रदान करके महर्षि सुश्रुत ने एक चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, जो कभी मानव जात उसको भूल न सके, ऐसा प्रदान किया है। और भी ऋषियों ने बहुत प्रदान किया है, लेकिन हमारा जो अभी का जो अगला जो हम बताने वाले हैं वो सुश्रुत मुनि का तो बहुत अभी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय का भी प्रावधान है। तो अगले जब भी हम ऐसी ऐसी बातें कुछ बताते हैं तो और संहिताओं में हम खूब डीपली और खूब ही विस्तृत माहिती देते हैं। तो हमारा ये सब्सक्राइब करना आप न भूले और नियमित रूप से आप सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे हम आयुर्वेद के बारे में आपको और जानकारी दे सके। तो ये वृद्धत्रयी में हमने चरक संहिता के बारे में देखा, सुश्रुत संहिता के बारे में देखा। तो और तीसरा ग्रंथ जो उसके बाद, माने कि महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत के बाद जिन्होंने लिखा, उनका नाम है महर्षि वाग्भट। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम उस ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम। आयुर्वेद का जो हृदय है, चिकित्सा का जो हृदय है, और उसमें हृदयंगम करने वाली जो बातें है वो महर्षि वाग्भट जी ने इस ग्रंथ में बताई है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का जो सार भाग है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो उसका मक्खन है, नवनीत है, वो ये ग्रंथ में उन्होंने बताया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का एक तरह से आप जोड़ बता सकते हैं उसको। दोनों में से कुछ कुछ बातें लेकर कालानुसार उन्होंने ये बताया है, और ये काल के अनुसार उन्होंने ये सब बातें रखी है। तो ये दोनों को मिलाकर महर्षि वाग्भट जी ने कुछ बातें अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में रखी है। अष्टांग हृदयम ये नाम ही ऐसा भावपूर्ण है और इतना यथार्थ नाम है कि जो अपने महत्व को अपने आप में प्रकट करता है। अष्टांग माने जो आयुर्वेद के 8 अंग है, काई चिकित्सा है, शालक्य तंत्र है, शल्य तंत्र है, अगध तंत्र है, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, वाजीकरण और रसायन, ये जो आयुर्वेद के 8 अंग है उसका जो सार है, जितनी आवश्यक बातें हैं रोज बरोज के डे टू डे लाइफ में अथवा तो रोज बरोज के जीवन में, उन्होंने इसमें गहरा प्रकाश डाला है। आधुनिक युग के लिए वो सबसे उपयोगी ग्रंथ है। कलौ वाग्भट नामातु गरिमा अत्र प्रदर्श्यते, ऐसा कहकर ऋषि मुनियों ने आधुनिक युग में या कलयुग में वाग्भट का महत्व बताया है। और वाग्भट में और सूत्रात्मक शैली से आयुर्वेद आधारित जीवन शैली का विस्तृत मार्गदर्शन दिया है। जैसे नेचर के कुछ नियम है, कुदरत के कुछ नियम है, वो नियम को जानकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, रोग मुक्त रख सकते हैं। तो नेचर के क्या ऐसे नियम है जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य का उगना, सूर्य का डूब जाना, और उसके हिसाब से शरीर में कफ का, ये वात का बढ़ना या पित्त का बढ़ना या पित्त का कफ शमन हो जाना, और कौन सी ऋतु में क्या खाना, कौन सी ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, और
किस ऋतु में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन से ऋतु में किस रोग का ज्यादा भय रहता है और किस ऋतु में क्या हमको परहेज करना चाहिए, वो सब बातें एकदम विस्तृत तरह से, एकदम सूत्रात्मक शैली से, जिसमें अर्थ ज्यादा है और शब्द कम है, इसको सूत्रात्मक शैली बोलते हैं। तो ये सब बातें महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम नामक ग्रंथ में बताई है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको बहुत ही उपयोगी होती है, जो हम अगले सेशन में आपको बताने वाले हैं। आप ऐसी बातों को जानकर अपने आप को, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को स्वस्थ कर सकते हैं, इंद्रियों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इतना आप छोटी छोटी टिप्स में, उसमें बहुत मेहनत नहीं है, छोटी छोटी टिप्स आप जानकर ये अपने जीवन में उतार कर, वो मार्गदर्शन लेकर आप आयुर्वेद को जीवन में उतारेंगे तो आप निश्चित ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसी टिप्स जानने के लिए आयुर्वेद के ग्रंथ तो बहुत संस्कृत भाषा में है और बहुत सूत्रात्मक शैली से है, तो वो समझने बहुत कठिन होते हैं सामान्य लोगों के लिए। लेकिन संस्कृति संवर्धन संस्थानम ऐसे ग्रंथों को संस्कृत में पढ़कर विद्वान लोग उसका अभी के कालानुसार उसके लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं वैद्य मेहुल भाई और दूसरी हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, वो इस तरह के प्रयत्न करके आप लोगों तक ये जो बातें हैं आयुर्वेद की, जो अभी के लिए हमको बहुत उपयोगी है, ऐसी बातें हम बार बार हमारी जो ये सीरीज है उसमें हम व्हाट्सएप ये इसमें यूट्यूब के द्वारा आपको ऐसे वीडियोस प्रसारित करते रहते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, अवश्य ही हमारा ये वीडियो सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ क्वेरीज है आपको इसके बारे में, या आपके कुछ रोगों के बारे में, या आपके कुछ स्वास्थ्य के प्रश्न है, तो संस्कृति जो हमने मेल आईडी दिया है उसमें, उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। हमने दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारा उपलब्ध है हमारी मैनेजमेंट टीम का, तो वो भी आपको क्वेरी आप उसमें कर सकते हैं। आपको अवश्य ही उसका जवाब मिलेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। ऐसा हम शास्त्रीय रूप से आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो आप बिना संकोच किसी भी तरह आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा आपको अभी ये जो वीडियो है वो तो केवल एक छोटा सा उसका एक परिचय है। अभी और भी आगे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो 15-15 मिनट में आपको सूत्रात्मक शैली से आपको बहुत कुछ बताती है। जो हम ऐसा बताते हैं कि एक जो सागर होता है उसमें से एक थोड़ा थोड़ा वो लेकर पानी हम जैसे ये करते हैं, तो इस तरह से ही ये हमारा जो प्रयास है, तो वो प्रयास ऐसा है कि आप सब ग्रंथों के बारे में और आयुर्वेद के बारे में जानें। और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे हम आगे की माहिती आपको प्रसारित करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।